Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will cover the unit, the early years, birth to 8 years. That is Prarambhik Varsh, Janam se 8 Varsh. And we will go through all these topics deeply. So starting with prenatal development. So in this, we'll first see the conception stage. Okay, the conception of prenatal development. Okay, life starts with the conception in the mother's womb as a result of fertilization of egg. Okay, the conception stage is basically the fertilization of egg cells by sperm, and then the mother's womb become the site for the development and growth of a new life. Okay, तो जो कंसेप्शन पीरियड होता है हमारा क्या होता है, वो बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग होता है. ठीक है, जहाँ पे वेरी बेसिक से जो है हमारी डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है. ओके, एक जो मदर का वोम होता है, गर्भाशय होता है, वो एक साइट बन जाती है डेवलपमेंट की और ग्रोथ की, एक नई लाइफ की. ओके, एंड आफ्टर अबाउट 9 months बेबी इज एबल टू टेक बर्थ एज अ न्यू बॉर्न. ओके, और उसके 9 months के बाद क्या है, बेबी एबल हो जाता है बर्थ लेने के लिए. दिस पीरियड इन मदर्स वॉर्म इज टर्म्ड एज प्री नेटल पीरियड. ओके, तो इसको हम बोल देते हैं प्री नेटल पीरियड. तो प्रसव पूर्ण विकास की अवधारणा क्या है, जीवन की शुरुआत माँ के गर्भ में शुक्राणु द्वारा अंडे के निषेचन के परिणाम स्वरूप गर्भाधान से होती है. ठीक है, तो ये बेसिकली जो गर्भाधान से स्टार्ट होती है. ओके, और फिर माँ का गर्भ नए जीवन के विकास और वृद्धि का स्थान बन जाता है, क्योंकि यहीं पे जो है सारी डेवलपमेंट होती है बच्चे की. ओके, एंड उसके 9 महीने के बाद जो है वो एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेने में सक्षम होता है. और माँ के गर्भ में रहने की अवधि को प्रसवकालीन अवधि कहा जाता है. दैट इज प्रीनेटल डेवलपमेंट. सो स्टेजेस क्या आती है हमारी प्रीनेटल डेवलपमेंट में. ओके, तो इसको हमने बेसिकली 3 स्टेजेस, 3 ट्रिमेस्टर्स में डिवाइड किया है. द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल सेगमेंट्स कॉल्ड ट्रिमेस्टर्स. ओके, द फर्स्ट ट्रिमेस्टर इज 0 to 3 month. ओके, जब एग फर्टिलाइज हुआ उससे लेके जो 3 month तक का टाइम है वो हमने रखा है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में. सो इन दिस पीरियड क्या होता है, ये जो है बहुत असेंशियल टाइम होता है बेबी की डेवलपमेंट के लिए ऑफ द इन्फेंट, एज इट इनकम्पैसेस बोथ ओवन एंड एम्ब्रिक पीरियड. ठीक है, इसमें क्या होता है, ओवम और एम्ब्रिनिक पीरियड आ जाता है प्रीनेटल डेवलपमेंट का, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर भी कर रखा है डीपली अपना एम्ब्रिनिक और ओवम पीरियड. इन दिस पीरियड द ऑर्गन्स, नर्व सेल्स एंड ब्रेन, तो जो ऑर्गन्स होते हैं, नर्व सेल्स और ब्रेन, वो डेवलप हो जाते हैं. और ये नेसेसरी होता है इस पीरियड में कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल हो फीटस के. ओके, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट, क्योंकि क्या होता है, सारे जो अपने ऑर्गन्स, नर्व सेल्स डेवलप होते हैं तो उनको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए इस एज में, राइट. दिस पीरियड इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ जायगॉट. द स्टेट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड लास्ट अंटिल द जायगॉट इज इम्प्लांटेड इन द मदर्स यूट्रस. ओके, इस पीरियड को जायगॉट भी बोल देते हैं. ये कब से स्टार्ट हो जाती है, जब जायगॉट इम्प्लांट हो जाता है मदर के यूट्रस में, ये तब तक चलती है ये स्टेज. ठीक है, कंसेप्शन से स्टार्ट होकर जब वो जायगोट इम्प्लांट हो जाता है मदर के वोम में, तब तक ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है. दैट इज जब एक युग्मनज माँ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित नहीं हो जाता है तब तक चलती है. ठीक है, तो ये पहली 3 महीने की जो हमारी अवधि शिशु के समुचित विकास के लिए आवश्यक है. इसमें प्रसवकालीन विकास के डिंब और भ्रूण दोनों अवधि शामिल है. इस विकास में सभी अंगों की जो है विकास होता है और इसको मतलब सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें इस काल को युग्मनज काल भी कहा जाता है. और ये युग्मनज काल से लेके जब गर्भाशय, माँ के गर्भाशय में जो युग्मनज प्रत्यारोपित नहीं हो जाता तब तक ये चलता है. सेकेंड ट्रिमेस्टर आ गया है हमारा 4 to 6 month. ठीक है, इस पीरियड को हम ऐसे गोल्डन ट्रिमेस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग सिकनेस होती है मदर की, जो पहले वॉमिटिंग वगैरह आती है जैसे प्रेगनेंसीज में, तो वो इसमें चली जाती है और उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी स्टेबल हो जाती है. ओके, वो कंफर्टेबल हो जाती है. इन दिस पीरियड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा. जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो यहाँ पे प्लेसेंटा से कनेक्ट हो जाती है. And the placenta is the organ that serves as a medium for the exchange of nutrients and waste products between mothers and fetus. So placenta क्या है, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को मदर और फीटस के बीच में. तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाती है प्लेसेंटा से, राइट. ये है दूसरी तिमाही ट्रिमेस्टर्स, दैट इज
पेयर ऑफ 3 months, ठीक है। तो दूसरी तिमाही ये है, इस अवधि को गोल्डन ट्रिमेस्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मदर्स बेसिकली बहुत रिलैक्स फील करती हैं, कि उनको ज़्यादा ऐसे वॉमिटिंग और नॉजिया सा फील नहीं होता है, वो काफ़ी अडेप्टेबल हो जाती है सिचुएशंस को लेके, और उनके बॉडी फंक्शंस काफ़ी स्मूथ चल रहे होते हैं इस टाइम पे, राइट। और प्लेसेंटा क्या होता है, गर्भनाल से जो है प्लेसेंटा जुड़ जाता है, जिसके माध्यम से जो है आदान प्रदान होता है सभी अपशिष्ट उत्पादों का। ओके, नेक्स्ट है अपना थर्ड ट्रिमेस्टर, 7 to 9 months, राइट। इस पीरियड में क्या है, ऑर्गन्स डेवलप्ड इन द सेकेंड ट्रिमेस्टर गेट मैच्योर। ओके, जो सेकेंड ट्रिमेस्टर में हमारे ऑर्गन्स बन गए हैं, अब उनको मैच्योरिटी से चाहिए, ठीक है, कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो जो पहले सेकेंड ट्रिमेस्टर तक जो ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं, वो अब मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं टू फंक्शन देयर, ताकि वो खुद से फंक्शन कर सकें। The fat accumulated during this time will give a baby a head start in life, okay, and it is called as a period of fetus, and the fetus will begin to resemble as a tiny human being. इसको fetus का period भी बोल देते हैं, और इसमें क्या है कि हम देख सकते हैं कि अलग से एक टाइनी ह्यूमन बीइंग फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उसके ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो इस अवधि के दौरान तिमाही में विकसित अंग परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, कि वो सेपरेटली अपना फंक्शन कर सके, अच्छे से अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और जो चर्बी, जो फैट एक्यूमुलेट होता है, वो हेड स्टार्ट देता है लाइफ की, बच्चे को शुरुआत देता है, और इसे भ्रूण काल भी कहा जाता है। और इसमें भ्रूण एक छोटे इंसान जैसा दिखने लगेगा, क्योंकि उसके ऑर्गन्स डेवलप हो गए, ठीक है, वो फंक्शन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारी क्या है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, कि प्रीनेटल डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंसेस किस चीज़ की होती है। सिंस द प्रीनेटल एनवायरनमेंट इज इन मदर्स बॉडी, सो एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस ऑन हर वेलबींग फ्रॉम हर डाइट टू हर मूड्स अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो देखो, वो बेसिकली मदर की वोम में, तो जो चीज़ें मदर को अफेक्ट करेंगी, ठीक है, वेदर इट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, या उसको कोई बाहर के एनवायरनमेंट से मिल रही है, या वो जो खा रही है उसका पोषक तत्व है कुछ भी, तो वो सब चीज़ें जो हैं प्रीनेटल ग्रोथ को इफेक्ट करेंगी। द ब्रेन रैपिडली डेवलप्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर intrauterine conditions can affect neurological development, behavior and health of the child across the life में। तो मतलब अगर इस टाइम पे अगर किसी चीज़ की लैक रहेगी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट या बिहेवियर है, हेल्थ जो बच्चे की है अक्रॉस हिज लाइफ स्पेन, वो जो है ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल बेसिक से बन रहा है। अगर हमारे बेसिक में कोई इशू रह गया, तो वो तो हमें थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, उसको झेलना ही पड़ता है। तो in all stages of prenatal development, the developing child is vulnerable to the effects of external agents called tetrogens like drug, alcohols and environment pollutant, ठीक है। तो ये बाहर के जो tetrogens है, जैसे ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, या पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तो उन सब का भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बेबी के ऊपर, जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है। मदर्स न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्मोकिंग, ठीक है, मेटरनल एज की उसकी मदर है, ठीक है, कि अगर कि पता चले उसकी मदर की बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करी, तो फिर चाइल्ड की कैसे करेगी, राइट। तो एक पर्टिकुलर एज होती है कि भाई हाँ, उसकी जो है चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स दे सकती है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट हैजार्ड्स हो गए, ठीक है, केमिकल होगी, या रेडिएशंस भी है, जैसे रेडिएशंस बहुत इम्पेक्ट करती है एंड अफेक्ट्स प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो ये फिजिकल, केमिकल, स्मोकिंग, मेटरनल एज, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पेक्ट करती हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट को, ठीक है। चूँकि जन्म पूर्ण वातावरण माँ के शरीर में होता है, तो जो माँ को इफेक्ट करता है, वो चाइल्ड को इफेक्ट करता है, या वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ठीक है। तो मस्तिष्क बहुत तेज़ी से विकसित होता है, ठीक है। तो इसलिए जो अंतर्गर्भाशय की, जो गर्भ के अंदर की जो स्थिति है, वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके पूरे न्यूरोलॉजिकल विकास, व्यवहार और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब नशीली दवाएं, शराब और पर्यावरण प्रदूषकों जैसे बाहरी एजेंटों का भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इस पर। माँ का पोषण, माँ की शारीरिक गतिविधियाँ क्या है, धूम्रपान तो नहीं करती, माँ की आयु क्या है, और बाहर का पर्यावरण कैसा है, उन सब की भी इम्पैक्ट पड़ता है प्रीनेटल डेवलपमेंट पे। आ जाता है हमारा बर्थ एंड न्यूनेटल डेवलपमेंट। इसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं न्यूबॉर्न की, ठीक है।
मतलब हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जस्ट बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं ट्राई करने की कि इसमें कोई डिसीज़ तो नहीं है या कोई फिजिकली इम्पेयरमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो बट इंडिया में क्या है, ये डायग्नोसिस थोड़ी सी डिले हो जाती है क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस कम है और जो टेक्निक्स है वो कम एसेसिबल है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम स्क्रीनिंग को यहाँ पे। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज़ फॉलोड बाय प्रोसेस। जो ये प्रोसेसेस होती हैं हम जो अर्ली डिटेक्शन में स्क्रीनिंग में फॉलो करते हैं। डिफनेस, हम देखते हैं कि कोई डिफनेस तो नहीं है बच्चे में, द हियर स्क्रीनिंग विल हैपन विद इन 1 to 2 days ऑफ बर्थ। तो ये 1 से 2 दिन बर्थ के बाद तक ही, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम इस प्रोसेस को पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्क्रीनिंग कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली एज इफ द हियरिंग एड कैन बी प्रोवाइडेड इन द प्रीलिंगुअल phase, it is phase, right, and it can minimize the negative effect। तो मतलब ये सही है ना कि बच्चा लैंग्वेज सीखने से पहले अगर हम उसकी डीफनेस को ओवरकम कर दें, इसको हियरिंग एड दे दें, तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है। फिर आ गया हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। इन इंडिया इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एज द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटा थैलास्मिया वेराइज फ्रॉम 1 to 17%, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर है वो 1 to 17% है एंड ऑलमोस्ट 10,000 बेबीज़ हैं वो इस डिसऑर्डर से बॉर्न होते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तो फिर अर्ली डिटेक्शन में हम एक हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर के लिए टेस्ट करते हैं। फिर आ जाता है हमारा G6PD डिफिशियंसी, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन से कि मतलब उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है बच्चे की बॉडी में। दिस इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच द बॉडी डजंट हैव इनफ ऑफ एन केमिकल एंजाइम कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट dehydrogens, right? It should be done in recognizable manner and ELISA बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक ELSI ये बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। ये किट होती है एक एनालाइज करने की कि इसकी प्रेजेंस कितनी है, इसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है यहाँ पे G6PD की, राइट। तो अगर G6PD की कमी है तो वो हमारा आ जाएगा फिर कि इस बच्चे में क्या है, G6PD की डेफिशिएंसी है, राइट। तो ये G6PD की कमी एक आनुवंशिकता का विकार है, मतलब हेरिडिटी से जेनेटिकली मिला है हमें, और जिसमें शरीर के जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेन नाम रासायनिक जो एंजाइम है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉग्निशनल एडर्नल हाइड्रोप्लासिया, CAH हम इसको बोल देते हैं शॉर्ट में। ये क्या है, ग्रुप है इनहेरिटेड कंडीशंस का। तो इससे क्या हो जाती है, ये चेंज कर देते हैं द वे अ बेबी इज बॉडी डेवलप एंड रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, कि अगर बेबी की जो बॉडी है वो स्ट्रेस से कैसे रिस्पॉन्स करेगी या उसकी जो डेवलपमेंट है उसका तरीका ये चेंज कर देते हैं अगर ये डिसीज़ होती है। तो एडर्नल ग्लैंड्स आर स्मॉल ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। स्मॉल ऑर्गन्स होती है हमारी एडर्नल ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। दिस हॉर्मोन्स हेल्प, तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिस्पॉन्स टू इलनेस, डिटरमाइनिंग सॉल्ट एंड वाटर लेवल्स इन आवर बॉडी एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल्स, ठीक है। इससे क्या होती है, इन्हीं हार्मोन से हमारी जेनिटल्स की डेवलपमेंट होती है, वाटर लेवल हो गया, सॉल्ट लेवल हो गया बॉडी में, तो उसको सभी डिटरमाइन करते हैं। द फॉर्म ऑफ CAS बेबी हैव डिपेंड्स ऑन द एंजाइम विच इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अगर ये डिसऑर्डर किसी को हो गया है CAH, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एंजाइम है जो नहीं काम कर रहा है, तो वो इसकी फॉर्म होगी कि भाई हाँ इसके अंदर जो है ये एंजाइम नहीं है, तो इसलिए इसका डिटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इनके लिए जो एक टेस्ट होता है अपगार स्कोर, ठीक है। अपगार क्या है, एक क्विक टेस्ट है विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ बेबी एट 1 and 5 मिनट, मतलब पैदा होने के जस्ट विद इन 1 to 5 मिनट हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। द 1 minute score डिटरमाइन हाउ वेल द बेबी टॉलरेटेड द बर्थिंग प्रोसेस एंड द 5 minute score टेल्स अस हाउ वेल द बेबी इज डूइंग आउटसाइड द मदर्स वॉम, ठीक है। तो जो पहले 1 minute का टेस्ट होता है वो देखते हैं कि भाई बेबी ने अच्छे से टॉलरेट कर लिया बर्थिंग प्रोसेस से, राइट। और फिर उसके 5 मिनट के बाद कि वो जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ गया है आउटसाइड द मदर्स वॉम, ठीक है, तो एग्जामिनर एग्जामिन करते हैं, ठीक है।
क्या एग्जामिन करते हैं वो बेबी का ब्रीदिंग एफर्ट क्या है, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्सेस क्या है और स्किन कलर, ये सब वो इसमें मेजर करते हैं। ईच कैटेगरी इज स्कॉर्डेड विद 0, 1 और 2, ठीक है। सारी कैटेगरीज डिटरमाइन की जाती है, उनको स्कोर दिया जाता है। अगर बिल्कुल ही नहीं है, एब्सेंस है किसी चीज़ की, तो 0, अगर कम है तो 1, और अगर वो अच्छी मतलब जितना होना चाहिए उतना है तो वो 2 हो जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे ऑब्जर्व किया है। जो स्कोरिंग है वो बेसिकली आपको ऐसे दी जाती है, ठीक है, कि आपका हार्ट बीट चेक की जाती है कि वो बिल्कुल ही एब्सेंट है तो 0 पॉइंट, और बिलो 100 1 पॉइंट, एंड ओवर 100 दिस 2 पॉइंट, ठीक है। सेम एज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन मसल टोन और रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, और फिर कलर, ठीक है, कि ब्लू पील कलर है, पिंकिश कलर टोन है, ठीक है। और रिफ्लेक्स या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, या वो अच्छे से क्राई कर रहा है, मसल टोन लिम्प है या है अच्छा मोशन, एक्टिव मोशन है, ठीक है। जैसे हिंदी में ये हमने सेम दिया है, हृदय श्वसन तंत्र, मांसपेशी टोन, चिड़चिड़ापन और रंग, ठीक है, ये जैसे। तो इसका मिनिमम स्कोर होता है हमारा 0 और मैक्सिमम स्कोर होता है 10, मतलब ये 5 है, 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5, तो सबका 2 मार्क्स मैक्सिमम आएंगे, तो मैक्सिमम स्कोर इसका 10 और मिनिमम स्कोर है इसका 0, ठीक है। द लोअर द स्कोर द मोस्ट प्रोफाउंडली अफेक्टेड द इन्फेंट, ठीक है। जितना कम स्कोर होगा तो मतलब इतना ही ज़्यादा क्या है, जो वो इन्फेंट है अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इन्फेंट विद स्कोर 5 कंसिडर्ड एज सीरियस, जो मतलब 5 स्कोर है, अगर 10 में से 5 आ गए तो वो सीरियस कंडीशन यहाँ पे शो होती है। एंड अ लो इनिशियल स्कोर विद नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इन 5 मिनट स्कोर इज एसोसिएटेड विद न्यूनेटल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग दैट, ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिफ्लेक्स एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो कुछ रिफ्लेक्स होते हैं जो हमारे अनबॉर्न प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक बेबी में, क्योंकि जो न्यूबॉर्न है वो डिपेंड करता है अपने इन रिफ्लेक्सेस पे और सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे भूख लग गया तो उसको रोना है, अगर वो रोएगा नहीं तो किसी को पता तो ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है, कि उसको भूख भी लगी है, तो वो इन रिफ्लेक्सेस पे ही डिपेंड होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई रिफ्लेक्स यहाँ पे मान लो एब्सेंट हो गया, या उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए उससे, तो ये दोनों ही उसके लिए डेंजरस है। तो जो मेन न्यूबॉर्न असिस्ट ऑन द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस, तो जो मेन रिफ्लेक्सेस हम देख लेते हैं, तो उनमें सबसे पहले आ जाता है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग कि जब हम बेबी के माउथ पे कुछ टच होता है तो वो सक करने का सोचता है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। व्हेन समथिंग इज प्लेस्ड इन द बेबीज माउथ, द बेबी बिगिन टू सक, ठीक है, और इसी के थ्रू वो फीड होता है, तो मतलब ये उनकी बेसिक नीड है, इसके बगैर मतलब अगर इसकी एब्सेंस होगी तो वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है प्लैमर्स रिफ्लेक्स। प्लैमर्स में ठीक है, क्या करता है प्लैमर्स रिफ्लेक्स में बच्चा वो ग्रैस्प करने का ट्राई करता है चीज़ों को, ठीक है, उसके हाथ में कुछ भी दे तो उसका मतलब उस पर बस नहीं चलता है, कि वो ऐसे नहीं है कि उसने सोचा कि मैं इसको पकड़ लूँ फिर पकड़ रहा है, उसका ये रिफ्लेक्स है ऑटोमेटिकली कि अगर उसके हाथ में कुछ होगा तो वो उसको पकड़ने का ट्राई करेगा, राइट। फिर आता है प्लैम्पटर्स ग्रैब्स। इसका क्या है, जब हम बच्चे की सोल ऑफ द फूट को टच करते हैं, ठीक है, तो बेबी थोड़ा सा मतलब हिलता है, ठीक है, जब उसके हम सोल को टच करते हैं फुट का, द बेबी कॉल हिज टोज अराउंड फिंगर्स प्लेस्ड नियर हिज टॉ, तो वो क्या है टॉस की मूवमेंट करता है नियर अपनी फिंगर्स की, ठीक है, उसके जो पैर के पास वाली उंगली हो गई उनको वो मूवमेंट होती है, तो ये क्या होता है प्लांटर्स ग्रेस्प, ठीक है। और ये कब तक चलता है, अप टू अ ईयर, इट इज अप टू, नॉट गुप्ता, ओके, दिस विल लास्ट अप टू अ ईयर, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोरोस रिफ्लेक्स, ठीक है, इसका क्या है, जब सडन लाउड नॉइस होगी या ठीक है या कोई इंटेंस स्टिमुलेशन होगी, तो बेबी क्या करता है अपनी आर्म्स को स्प्रेड कर लेता है, ये बेबी है तो ये अपनी आर्म्स को इसे स्प्रेड कर लेता है, अगर आपने देखा ना कि डर जाता है या ठीक है, और जो हेड होता है सडनली अलाउड टू फॉल बैक एंड फील्स लाइक फॉलिंग, तो उसको ऐसा मतलब ऐसा रिफ्लेक्स आता है कि जैसे वो गिर रहा है, ठीक है। दिस इज यूजुअली डिसपियर्स विद इन 3 to 4 months, राइट। तो ये रिफ्लेक्स है कि अगर कोई लाउड नॉइज आ गई तो वो जैसे डरते नहीं है कि अपना आर्म्स को छोड़ के जैसे गिर गया एकदम से, तो वो ऐसा रिफ्लेक्स होता है। फिर आता है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है, इसको हम फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें बेबी एक फेंसर के जैसे अपीयर होता है, ओके, फेंसर
व्हेन द फेस इज टर्न अराउंड ऑन वन साइड, ठीक है, लाइक इसका फेस है वो इस साइड है, बेबी का नोज है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, ओके ये बेबी का फेस है, इसके नोज के दिखा के मैं आपको फेस दिखाना चाह रही हूँ, राइट। तो ये बेबी का फेस है, ठीक है। द आर्म एंड लेग ऑन द डेट साइड एक्सटेंडेड एंड द आर्म एंड द लेग ऑन अपोजिट साइड फ्लेक्स, ठीक है। तो इस साइड की आर्म और जो लेग है वो एक्सटेंडेड है, बट अनदर जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, हैंड भी स्ट्रेट है। तो ये क्या होता है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। बेबीज को आपने देखा भी होगा इस पोजीशन में सोते हुए, राइट। वो बहुत मतलब कपल ऑफ ईयर्स इस पोजीशन में सोते हैं, बट जब वो जागते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं करते इस रिफ्लेक्स को, राइट। तो ये होता है हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डोल्स आई रिफ्लेक्स। जब बेबी मतलब लेटा हुआ होता है अपनी बैक पे, इफ़ यू टर्न हिज हेड फ्रॉम अदर साइड, मतलब अगर बेबी को लेटा हुआ और आपने उसके हेड को टर्न कर दिया, तो आप देखोगे कि उसकी आइज़ ना कुछ टाइम के लिए जैसे फिक्स अपीयर होती हैं, वो मूव नहीं करती हैं उसकी हेड के मूवमेंट के साथ। दिस इज डोल्स आई इफेक्ट। डोल्स आई क्यों? क्योंकि आपने डोल्स में ये मतलब इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो लिविंग बींग्स तो है नहीं, कोई रिफ्लेक्सेस उन पर होता नहीं है, तो जब हम हेड को मूव करते हैं तो उनकी आइज स्टिल्ड हमें दिखती हैं। फिर आता है बेबिंस्कीज रिफ्लेक्स, ठीक है, मतलब बॉटम ऑफ द फुट पे अगर हम टच करेंगे स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, तो उसमें जो रिस्पॉन्स होता है उसको बेबिंस्की बोलते हैं, एंड इट लास्ट अप टू 1 ईयर, राइट। फिर आता है स्टैपिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा बेबी चलता भी नहीं है, लेकिन जब भी आपको उसको ऐसे अपीयर करोगे हेल्ड अपराइट, ठीक है, विद हिज फीट टचिंग द सर्फेस, उसका फेस किसी सर्फेस को टच कर रहा है, तो वो क्या करेगा, चलने का ट्राई करेगा, राइट, कि वो जैसे स्टेप ले रहा है। आपने देखा होगा बेबी चलते नहीं, लेकिन आप जैसे उनको गोद उठाते हो तो वो आपके ऊपर ही से स्टेपिंग वाली प्रोसेस करते हैं, तो ये होता है मेरा स्टेपिंग रिफ्लेक्स। फिर आ जाता है ट्रैक्शन रिफ्लेक्स। व्हेन ग्रास्प द बेबी बाय हिज आर्म्स एंड फिंगर्स एंड पुल टू सिट, सर्टेन डिग्री ऑफ हेड कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेटेड एंड हेड इज ब्रॉट फॉरवर्ड एक्टिवली। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बच्चे को उसके हैंड्स और फिंगर्स को ऐसे पकड़ के बैठने के लिए उसको हम पुल करते हैं, खींचा जाता है बैठने के लिए, तो क्या होता है उसका हेड है कुछ मतलब वो स्टेबल दिखाए, मतलब उसका हेड थोड़ा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, और वो सिर को मतलब आगे ले आता है खुद ही। देखा है ना आपने, कोई बेबी लेटा हुआ है उसके आपने हैंड्स पकड़े तो वो अपने सिर को खुद ही लेके आ रहा है, आप तो हाथों को ही पकड़ के उठा रहे हैं ना उसका सिर। अगर वो नहीं चाहता तो वो पीछे भी रह सकता, तो लेकिन ये क्या होता है, ट्रैक्शन रिफ्लेक्स है कि उसका सिर भी उस मूवमेंट में आगे आता है, ठीक है। फिर आता है आर्म रिकॉइल, ठीक है, इसमें क्या होता है, द आर्म्स ऑफ बेबी आर हेल्ड, स्पेस है यहाँ पे, आर हेल्ड इन फ्लेक्शन अगेंस्ट द चेस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड आर क्विकली एक्सटेंडेड एंड रिलीज, ठीक है, मतलब क्या करना है, अपनी बाहों को मतलब थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड करना चेस्ट से और फिर उनको वापस से सिकोड़ लेना, ठीक है, रिलीज करना और एक्सटेंड करना, ये होता है आर्म रिकॉइल रिफ्लेक्स। नाउ मूविंग टू न्यूरो परसेप्चुअल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, ये रेफर करता है कि चाइल्ड टेकिंग इन इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंसरी आउटपुट, ठीक है, कि वो सेंसरी आउटपुट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स जो देखे सुने या टच किए जाते हैं तो उसका परसेप्शन फाइनली उन चीज़ों पे बेस हो जाता है, ठीक है। बेबी का परसेप्शन तो वो देखेगा ना, उसका सेंसेस पे डिपेंड करता है, सेंसेस आर टीचर ऑफ एन इन्फेंट, राइट। Begins with an understanding of the earthly environment of energy and matter. This is to be perceived by infant. From their human perception connects to the environment by sensory system, ठीक है। तो हमारी न्यूरो परसेप्चुअल डेवलपमेंट यही है कि हम अपनी सेंसेस से क्या देखते हैं, टच करते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी मॉडल होता है परसेप्शन का वो उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होता है, ठीक है। अब एंड इसी में आता है ऑडिटरी विजुअल परसेप्शन। क्या होता है, ऑडियो मतलब सुनने का कुछ, विजुअल मतलब देखने का कुछ, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल, दृश्य श्रवण श्रव्य स्थान, ठीक है, ये हो गया हमारा। In the early first week of life, infants reliably move their eyes in the direction of sound. मतलब वो अर्ली कुछ वीक्स में, ठीक है, तो बेबी क्या होता है कि जहाँ से साउंड आ रही होती है उसी की साइड वो देखते हैं। दिस कोऑर्डिनेशन इज auditory and visual space is important because it enables infant to discover visual information from the source. तो ठीक है, ऑडियो ऑडिटरी विजुअल इन्फेंट
विजुअल परसेप्शन हो गया। तो इसका क्या इफेक्ट हो गया, तो इसमें क्या होता है भाई, बेबी डिस्कवर करेगा कि जहाँ से नॉइस आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो विजुअल इंफॉर्मेशन क्या है वहाँ पे वो देखेगा भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट परसेप्शन। इसमें क्या होता है, इन्फेंट कैन डिटेक्ट द साइट एंड साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस। वो देख लेते हैं जैसे सरफेस पे कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, या कोई चीज़ एकदम से स्ट्राइक हो रही है, तो वो उसकी साउंड को देखता है, ठीक है। द फर्स्ट मंथ एंड बाय 2 और 5 months इन्फेंट में साउंड ट्रैक्स विद ऑब्जेक्ट्स मोशन, ठीक है। तो उसके कुछ महीने के बाद वो उसके साउंड ट्रैक को उसके मोशन के साथ भी जो है एडजस्ट करने लग जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज सब्सटेंस, लाइक इलास्टिक है या रिजिड है, कॉम्पोजिशन कैसी है, उसकी रिदम कैसी है। दीज रिमार्केबल एबिलिटीज इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग। ओके, तो इसमें क्या है, जो हमारी स्पेसिफिक प्रोसेसिंग है उसकी डेवलपमेंट होती है। फिर आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, पीपल प्रोवाइड मल्टी मॉडल स्टिमुलेशन फॉर इन्फेंट्स including talking, laughing, singing, and touching. Adults and infants also engage in richly structured multimodal interactions, okay, called proto-conversation. तो social development मतलब हम interact कैसे कर रहे हैं, बच्चों के साथ हंस रहे हैं, ठीक है, कोई singing करके दिखा रहे हैं, टच कर रहे हैं या टॉक कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पीच परसेप्शन एंड लैंग्वेज। इट इन्वॉल्व्स वोकल एंड जेस्चरल इन्फॉर्मेशन, हमारी वोकल और जेस्चरल इन्फॉर्मेशन होती है। एंड ऑडियो विजुअल रिडंडेंसी प्रमोट्स लर्निंग इन हिज डोमेन एज वेल, ठीक है। मतलब उसने क्या देखा है, तो क्या देखा है, क्या सुना है, क्या जेस्चर्स है, ठीक है। स्पीच परसेप्शन एंड लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें भी उसकी डेवलपमेंट पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आता है हमारा विजुअल मोटर परसेप्शन। एनोडल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गाइड्स एंड कंस्ट्रेंट्स परसेप्शन अक्रॉस विजन एंड टच, ठीक है। मतलब विजुअल मोटर परसेप्शन, हम कोई चीज़ देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी मोटर डेवलपमेंट क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम एक परसेप्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक गाइड करता है कॉन्स्टेंट परसेप्शन को हमारे विजन की और टच की। फिर आता है ऑर्डर एंड विजन। यंग इन्फेंट्स शो रिकॉग्नाइजेशन टू देयर मदर ऑन द बेसिस ऑफ हर स्मेल, ठीक है। तो ऑर्डर और विजन के, विजन तो वो देखते हैं कि भाई हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर वो ऑर्डर से भी फील कर लेते हैं, ठीक है, कि ये मेरी मदर की ऑर्डर है, तो इससे भी उनका एक परसेप्शन बन जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे माइलस्टोन्स एंड वेरिएशंस इन डेवलपमेंट। इन्फेंट गो थ्रू मेनी चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 12 months, बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सेम इन ऑल इन्फेंट। ऑब्वियसली हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि एक बच्चा इस रेट से ग्रो कर रहा है तो दूसरा माइट भी उससे फास्ट हो या स्लो, ठीक है, तो सेम रेट से कभी ग्रो नहीं करते हैं दो इंडिविजुअल्स, राइट। वन माइट रीच माइलस्टोन्स अर्ली देन अदर एज दिस माइलस्टोन्स आर बेसिकली अ सेट ऑफ गोल्स। तो ये माइलस्टोन्स है क्या, बेसिकली एक गोल्स का सेट है, ठीक है, दैट एन इन्फेंट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव ड्यूरिंग मैच्योरेशन, कि भाई जब ये इन्फेंट मैच्योरेशन में जाएगा तो ये इन गोल्स को अचीव करेगा, ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, उन्हीं को हमने क्या बोला है, माइलस्टोन्स। बस एक ये सेट ऑफ गोल्स है। ऑल द चिल्ड्रंस ग्रो एंड डेवलप देयर ऑन पेस, राइट। These milestones are established to mark the average age in which most children learn specific tasks, ठीक है। देखो चिल्ड्रन जो अपनी अपनी पेस से डेवलप होते हैं, अपने माइलस्टोन्स एस्टैब्लिश करते हैं, बट ये क्या होता है, देखा गया कि भाई बहुत सारे बच्चे इस टाइम पीरियड में कोई टास्क करते हैं, तो उनके लिए जो एवरेज एज है जिसमें मोस्टली चिल्ड्रन कुछ सीखते हैं स्पेसिफिक, तो उसको हमने माइलस्टोन्स का नेम दे दिया, ठीक है। There is a general guide to some milestones for physical, cognitive, language, social and emotional development from birth to 12 months, ठीक है। तो एक जर्नल गाइडेंस बना दिया है हमने कि हाँ भाई इतने से इतने मंथ में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बेबी से, ठीक है, कि वो इन गोल्स को, सेट ऑफ गोल्स को अचीव करेगा। तो न्यूबॉर्न से लेके 1 month तक हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बेसिक रिफ्लेक्स नीडेड टू सर्वाइव डेवलप्स लाइक सकिंग, स्वेलोइंग, कफिंग, ग्रेस्पिंग, ब्लिंकिंग, ठीक है, कि भाई बच्चे में सर्वाइव करने के लिए उसको सक करना आना चाहिए, स्वेलो करना आना चाहिए, खांसना आना चाहिए, कफिंग, ग्रेस्पिंग आनी चाहिए, ठीक है, पकड़ सके वो चीज़ों को, ब्लिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, रिफ्लेक्सेस ये शो होनी चाहिए उसके भाई न्यूबॉर्न से लेके 1 month तक। आइज आर नॉट कोऑर्डिनेटेड एंड मे अपीयर टू क्रॉस, मतलब आइज उसकी कोऑर्डिनेटेड, मतलब ऐसे नहीं कि दोनों आइज एक बार इधर देख रही है, ठीक है,
कई बार क्या होता है कि उसकी आइज़ कोऑर्डिनेट नहीं करती, उसकी आइज़ ऐसे भी आपको दिखेंगी, ठीक है, मे अपीयर टू क्रॉस। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हेड एंड आइज इज नॉट प्रेजेंट, मतलब उनका हेड और आई का सिंक्रोनाइजेशन होगा। कई बार आपने देखा होगा फेस इस साइड होगा, देखो इस साइड रहेंगे, ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, राइट। They watch objects from a distance of 12 to 15 inches, especially if it is moving slowly from one side to their field of vision to other side। मतलब वो 12 to 15 इंचेस के जो डिस्टेंस में ना देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और स्पेशली अगर वो उनके विजन से किसी दूसरी साइड मूव हो रहा होता है तो। दे कैन डिस्टिंग्विश टेस्ट एंड स्मेल एंड मे प्रेफर स्वीट लिक्विड्स। आपने देखा होगा ना कि उनको इतना पता नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम मेडिसिन देते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि उनको स्वीट टेस्ट, अच्छा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कम्युनिकेट मोस्टली बाई क्राइंग। आता ही क्या, बच्चे इस एज में बस क्राइंग करते हैं, उनको भूख लगी है तो रो रहे हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो रो रहे हैं, उनको सर्दी लग रही है तो रो रहे हैं, गर्मी लग रही है तो रो रहे हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, उनको बोलना तो आ नहीं रहा ना इस एज में, तो क्राइंग करके वो अपना कम्युनिकेशन शो करते हैं। दे विल टर्न इन डायरेक्शन ऑफ अ फेमिलियर वॉइस। वो टर्न करते हैं अगर उनको कोई फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है तो, ठीक है, उसके डायरेक्शन में वो टर्न करते हैं। दे इंजॉय बींग हेल्ड एंड रॉट। उनको अच्छा लगता है कि उनको हिलाया जाए पकड़ कर, राइट। फिर इसको ही हमने हिंदी में कर लिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि उन्हें बुनियादी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए। फिर आंखें समन्वित नहीं होती है और पार करके उसका आभास हो सकता है। सिर और आंखों का तालमेल नहीं होता है, इतने इंचेस की दूरी से वो देखते हैं चीज़ों को। स्वाद और गंध को अलग कर सकती हैं, राइट। अधिकतर रोकर संवाद करते हैं, ये करते हैं आएगा यहाँ पे। वे एक परिचित आवाज की दिशा में मुड़ते हैं। औसतन 17 से 19 घंटे की नींद लेते हैं, ठीक है। इतने आवर की नींद लेते हैं, लेकिन क्या लेते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट नैप्स लेते हैं वो बहुत सारे, और उनको अच्छा लगता है कि उनको कोई पकड़ कर हिला रहा है। फिर आता है 1 to 4 months। इस टाइम पीरियड पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं गर्ल्स, ठीक है। इन दिस पीरियड इन्फेंट्स आर एबल टू लिफ्ट देयर हेड व्हेन फेसेस डाउन। मतलब उनका फेस डाउन हो गया तो वो एबल होते हैं कि भाई उनको एबल हो जाना चाहिए कि अपना हेड को लिफ्ट कर सके। दे मूव देयर आर्म्स एंड लेग्स इन स्क्वायरिंग फैशन एंड किक देयर लेग्स आउट, ठीक है। वो एक स्क्वायरिंग फैशन में जो है अपने लेग्स को किक आउट करते हैं। दे मूव देयर हेड विथ चेंजेस इन लाइट, मतलब लाइट में चेंजेस हो रहे हैं तो वो अपने हेड को भी इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अट्रैक्टेड टू पीपल्स वॉइस, वो पीपल्स लोगों की वॉइस से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि 1 to 4 month जो बेबी है वो ब्लैक एंड वाइट कलर ही देख सकता है बेसिकली, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस पर वॉइस की होती है। मेक गोइंग एंड गर्लिंग नॉइसेस स्पेशली व्हेन ए केयर गिवर टॉक्स टू देम, ठीक है। ऐसी वॉइसेस वो निकालता है जब कोई केयर गिवर स्पेशली ट्राई करता है टॉक करने का। आपने देखा होगा कि केयर गिवर या आप मदर फादर कोई जब बच्चे से ट्राई करते कम्युनिकेट करने के लिए 1 to 4 month, तो वो ऐसे कोइंग वाले साउंड्स निकालते हैं। क्राइंग व्हेन दे नीड समथिंग, क्राई कर जब उनको कुछ चाहिए होता है तो रोने लग जाते हैं। दे रिस्पॉन्ड विद अ स्माइल व्हेन समवन स्माइल्स एट देम, कोई स्माइल उनके साइड करते हैं तो वो भी स्माइल करते हैं। अ फेमिलियर वॉइस कैन सूद देम व्हेन दे आर अपसेट। अगर वो अपसेट होते हैं और उनको कोई फेमिलियर वॉइस सुन ली, ठीक है, लाइक अपनी मदर की स्पेशली, तो वो अच्छे फील करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। ये हमने हिंदी में लिखा है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4 to 8 months, राइट। 4 to 8 months में क्या करते हैं, तो फर्स्ट टीथ में कम, ठीक है, फर्स्ट टीथ स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, गम स्वेलिंग और इरिटेशन होती है, ठीक है। तो क्या दे कैन सपोर्ट अ बॉटल ऑन द ऑन ड्यूरिंग फीडिंग। अगर हम उनको फीड करते हैं तो वो एक बॉटल को सपोर्ट करना सीख जाते हैं खुद से, ठीक है। वो ट्राई करते हैं कि इस बॉटल को मैं ही पकड़ लूँ, खुद पी लूँगा मैं आराम से। दे कैन एंटिसिपेट बीइंग फेड एंड मे ओपन देयर माउथ व्हेन फूड इज इन द साइड, ठीक है। वो देख लेते हैं कि हाँ ये मुझे ही खिलाने का ट्राई कर रहे हैं, और जब फूड उनके साइड में होता है तो अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं। फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एंड ट्राई टू रीच देम। फोकस रखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे, उनको पकड़ने की, उनको रीच आउट करने का ट्राई करते हैं। वो अपने नेम को रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं कि हम बचपन से उनको बोलते आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि भाई ये नेम है, तो वो इस एज में क्या है अपना नेम रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं कि हाँ अगर ये नेम ले रहे हैं तो ये मुझे ही बोल रहे हैं। द रिपीट द सेम वर्ड्स एंड साउंड्स अगेन अगेन। आप देखें वो ट्राई करते कुछ नया सीखते तो बच्चे रिपीट करते रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे साउंड तो वो पकड़ लेते हैं और उसको रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन।
दे गिव प्रेफरेंस टू देयर प्राइमरी केयर गिवर्स, प्रेफरेंस उनकी प्राइमरी केयर गिवर्स पे ही रहती है जो उनके बिल्कुल क्लोज टच में रहते हैं। मे स्टार्ट टू शो एंजाइटी अराउंड अननोन पर्सन, और अगर अननोन पर्सन के पास ले जाएंगे तो वो एंजाइटी शो करते हैं, राइट। ये हमने हिंदी में किया है। लाइक पहले दांत आते हैं तो सूजन और जलन हो सकती है, बॉटल को अपने सारे से रख सकते हैं, भोजन मिलने की अगर आशा होती है, भोजन सामने दिख रहा है तो मुंह खोल लेते हैं, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपने नाम को पहचान लेते हैं, ठीक है, और एक ही साउंड को बार बार रिपीट करते हैं। प्राथमिक देखभालकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं वो, और अनजान व्यक्तियों के आसपास चिंता दिखनी शुरू हो सकती है। फिर आ जाता है हमारा 8 to 12 months, राइट। दे मैनेज टू ड्रिंक फ्रॉम अ कप विथ लिटिल हेल्प, वो मैनेज करते हैं भाई कि देखो कप को होल्ड किया, वो पीने का ट्राई कर रहे हैं, अगर साइड से कोई ऐसे दिखा देगा कि भाई हमारे माउथ तक एक बार कप को पहुँचा दो, तो फिर हम अपने कप से जो है मैनेज कर लेते हैं कि हम पी सकें उससे खुद ही, ठीक है। हम उनको हैंड्स को उसी पोजीशन में रखेंगे। एबल टू सिट बाय देम, से खुद बैठने का सीख जाते हैं। दे कैन इमिटेट द मूवमेंट ऑफ देयर केयर गिवर्स, नकल करना सीख जाते हैं अपने केयर गिवर्स की, ठीक है। स्टार्ट करेंगे उनके कोई ना कोई मूवमेंट्स, उनको इमिटेट करेंगे। स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स, जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका यूज़ वो स्टार्ट कर देते हैं सीखना। जैसे उनको पता है बॉटल है तो इससे पानी पीना है, ठीक है। अगर जैसे उनको ऑब्जेक्ट्स में और क्या दिखेगा, खाना ही खाते हैं वो इस टाइम पे, बेसिकली खाना खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं। हाँ, उनको कोई खिलौना होगा तो उसको दिखाएं कि भाई इसको हिलाने से आवाज़ आती है, ये अच्छा होता है, बस मतलब उनको कॉमन यूज़ सब्जेक्ट समझ में आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के। दे बिगिन टू एक्ट वर्बली विद देयर केयर गिवर्स एंड इमिटेट स्पोकन वर्ड्स और साउंड मेड बाय देयर केयर गिवर्स। वो वर्बली अपने केयर गिवर्स से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, उनको कुछ बोलने का, उनको बोल के ट्राई करने का, राइट। दे विल ट्राई टू कीप देयर प्राइमरी केयर गिवर्स इन साइड, वो चाहते हैं कि भाई ये प्राइमरी केयर गिवर्स जैसे लाइक मदर स्पेशली होती हैं, तो कि वो मेरी साइड में रही, वो मुझे देखती रही, मे शेयर बिलोंगिंग्स विद अदर इन्फेंट्स, ठीक है। और वो क्या है, बच्चों को देख के भी, जैसे दूसरे उसको देख रहे हैं कि सेम एज ग्रुप के बच्चे, तो वो उनके साइड थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, राइट। कि वो थोड़ी सी मदद से कप से पीने में कामयाब हो जाते हैं, स्वयं बैठने में सक्षम, देखभाल करने वाले की नकल करते हैं, वस्तुओं का उपयोग समझ लेते हैं, मुख्य रूप से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, प्राथमिक देखभालकर्ताओं को दृष्टि में रखने का प्रयास करते हैं और अन्य शिशुओं के साथ सामान साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अब अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में एनवायरमेंट हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो जो फैक्टर्स है लाइक आउटसाइड द इंडिविजुअल इन हिज एनवायरमेंट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हमारे एनवायरमेंट की हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस रहती है, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पीरियड ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दिस पीरियड स्पेशली ब्रेन, राइट, circuitry governing emotions, attention, self-control and stress is shaped by a children's environment। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे environment से shape होती है, ठीक है। As children grows, the biological and environmental factor determine करते हैं the development become intertwined, ठीक है। When the environment is a secure and positive, और अगर हमारा environment is secure और positive है, so these factors join forces to help minimize children's potential। But when the child faces enduring obstacles to healthy development, such as poverty and inappropriate care or violence, their environment may lead them curse to emotional, physical and mental health होगा। मतलब ये दिखाते हैं कि अगर हमारा environment अच्छा है तो हम अच्छा ग्रो करेंगे, हेल्थी डेवलपमेंट। लेकिन अगर वही हमने बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, हमारी केयर अच्छे से नहीं हुई है, वॉयलेंस हमने बहुत ज़्यादा देखा है, तो वो क्या करेंगी, हमारी मेंटल और सोशल, फिजिकल, इमोशनल जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, राइट। जैसे प्रारंभिक बचपन के विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक, राइट। तो व्यक्ति के बाहर का जो वातावरण है वो उसको बहुत प्रभाव डालता है। प्रारंभिक बचपन मानव के लिए बहुत संवेदनशील है। इस अवधि में मस्तिष्क विशेष रूप से भावना, ध्यान, आत्मनियंत्रण और तनाव को नियंत्रित करने वाली सर्किटरी बच्चे के वातावरण से आकार लेती है, ठीक है। वो बच्चे के वातावरण से शेप लेती है अपनी कि कैसा होगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके जैविक और पर्यावरणीय कारक आपस में जुड़कर उनके विकास को निर्धारित करते हैं। लेकिन जब बच्चों के स्वास्थ्य में
मतलब अगर उन्होंने गरीबी, अनुचित देखभाल या हिंसा देखी हुई तो उनको प्रॉब्लम्स होंगी, राइट, स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। बट जब पर्यावरण सुरक्षित और सकारात्मक होता है तो ये बच्चे की क्षमता को ज़्यादा करने में, कम नहीं आएगा, ये ज़्यादा। ओके, अब बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट जो अवेलेबल होता है हमारे बर्थ के बाद से, राइट। तो इंसिडेंट ऑफ लाइफ, इंसिडेंट इन लाइफ, तो एनवायरनमेंट हमने देखा पीछे क्या होता है। अब हम देखेंगे कि बर्थ के बाद से हमें जो जो एनवायरनमेंट हमारे पास होता है और उसका क्या इम्पेक्ट होता है, ये हमारे इंसिडेंट है, ठीक है। तो वो हमारी लाइफ में बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं कि हमारी लाइफ में एंटायरली कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुड एंड बैड इंसिडेंट्स ही मेट इन हिज लाइफ टाइम, राइट। Something sometimes small incidents may change the entire development course of life. Example, अगर आपका नर्वस सिस्टम में डैमेज हो गया किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, तो क्या करेगा वो आपकी मेंटल डेवलपमेंट को, ठीक है, और सोशल, इमोशनल, मॉरल, फिजिकल सभी टाइप से वो क्या करेगा, आपकी डेवलपमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो जो ये इंसिडेंट्स है ये भी बहुत एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। फिर आ जाता है हमारी क्वालिटी क्या है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर, नरिशमेंट हमें अच्छी क्वालिटी के मिला या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हमारे बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। लाइक दिस इंक्लूड्स ओपन स्पेस, बैलेंसिंग डाइट, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। हमें ओपन स्पेस मिला है, अच्छी डाइट मिली है, अच्छी लिविंग मिली है, ठीक है, ये अच्छी वर्किंग कंडीशन मिली है, ये क्वालिटी आती है, ठीक है। हम क्वालिटी पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। क्वालिटीज़ ऑफ फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेज। हमारे सोशल और कल्चर से हमें मतलब कैसी अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ मिली हैं, ठीक है, वो भी एक क्रूशल रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। बिकॉज अ चाइल्ड इज ह्यूज फ्रॉम इट्स सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंसेस इज एंटायर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि हम जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से, और ये हमारे एंटायर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट को बहुत इम्पेक्ट करती हैं। फिर आ जाता है फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर देखो, अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो भाई बच्चे को सब चीज़ें टाइम से मिल रही है, ठीक है, उनको लव, नरिशमेंट, केयर भी मिल रही है, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर वहीं किसी के पुअर पेरेंट्स हैं तो वो क्या बिजी है मनी मेकिंग में, ठीक है, उनको वो ना मुश्किल से उसकी बस नीड्स पूरी कर पाते हैं, राइट। और एक क्वालिटी टाइम वहाँ पे लैक हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम क्या कर रहे हैं, मनी मेकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। देयरफॉर गुड फाइनेंशियल कंडीशंस कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग सिक्योर एकेडमिक ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन करियर। और इकोनॉमिकली वो फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी अच्छी है तो अच्छे स्कूल्स में वो बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ करियर में उनके आएंगी, तो ये सब इम्पेक्ट करता है। फिर आ जाता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। लाइक बच्चे का न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो क्या न्यूट्रिशन असेंशियल इज फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, तो न्यूट्रिशन तो असेंशियल है ही हमारे लिए। देयरफॉर अ बैलेंस्ड डाइट इज रिक्वायर्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल न्यूट्रिशन कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक मिसकैरेजेस, स्टिल बर्थ्स एंड स्लो डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसीलिए जो बैलेंस डाइट है तो हेल्थ और न्यूट्रिशन वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत इम्पेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रोल ऑफ प्ले इन एनहेंसिंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो रोल प्ले जो है डेवलपमेंट प्रोसेस इज नॉट प्रमोट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट बट ऑल्सो इट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल्स। इट ऑल्सो रेफर्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू एंगेज फुली विद चिल्ड्रन। तो रोल प्ले में हम देखते होंगे ना कि बच्चे खेल रहे हैं तो वो फिजिकल इन्फ्लुएंस होगी, लेकिन फिजिकल के साथ साथ भाई वो सोशली लोगों के साथ खेल रहा है, ठीक है, बात करने का तरीका आता है उसको, सोशली, इमोशनली, तो उसकी डेवलपमेंट जो सब टाइप से होती है इन रोल प्ले एज वेल। और इसमें क्या होता है, पेरेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बच्चों की तरह अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जैसे फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगी, प्ले से। प्ले बिल्ड्स बोथ ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, दोनों हमारी जो है फिजिकल डेवलपमेंट से बिल्ड होते हैं, ठीक है। ग्रॉस मतलब हम बड़ी मसल्स का जब यूज़ करते हैं, फाइन हम जब छोटी मसल्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। मोटर स्किल्स कॉम्पिटेंस लेज ऑन द फाउंडेशन फॉर प्रेफरेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल जो हमारी एक्टिविटी होती है उसका एक बेस रेडी हो जाता है हमारा प्ले से। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, प्ले इनेबल्स सोशल स्किल्स सच एज लिसनिंग, कमांडिंग, अटेंडिंग, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो हमारे गेम में क्या होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, कमांड कोई देता हम वो देखते हैं, अटेंशन रहती है हमारी, ठीक है, नेगोशिएशन करना सीख जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उनके रेजोल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। तो ये हम सीखते हैं, ये कहाँ पे हमारे काम आएंगे, सोशल डेवलपमेंट के लिए, राइट।
Also, play and stress are closely linked. Highly amount of play are associated with low levels of cortisol, and play, when supported by nutrition, increase brain functions and reduce stress. और हम मतलब हमने देखा होगा कि हम जब खेलते हैं तो हमारे कॉर्टिसोल का लेवल लो हो जाता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो पूरी गेम में हो जाती है। तो जो स्ट्रेस है हम उसको भी अपने प्ले से कम कर सकते हैं। फिर आता है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। वाइल प्लेइंग चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स, तो वो कुछ नए वर्ड सीख जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि वो ठीक है विथ अदर्स एंड रिपीट एक्सपोजर टू वर्ड्स इन वेरियस सेटिंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे किसी गेम में उनके साइड वाले बच्चे कोई नया वर्ड बोल रहे हैं तो वो उसको यूज़ करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो ऐसे ही इतने सारे बच्चे हो जाते हैं गेम में, तो वो वहाँ से इंटरेक्ट करते हैं, उनको एक एक्सपोजर मिलता है नए वर्ड्स का, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है। ऑल्सो प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज स्किल्स दैट दे हैव लर्न ऑन बिल्ड देयर एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी, और वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने लैंग्वेज स्किल्स को, राइट, वहाँ पे बात करते हैं जब, ठीक है। फिर आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्ले बिल्ड स्किल्स लाइक इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ठीक है, मोटिवेशन आता है, फंक्शनिंग आती है हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग मेमोरी, फ्लैक्सिबल थॉट प्रोसेसेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये सारी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या प्ले से आती है। चिल्ड्रन यूज द स्किल्स टू लर्न समथिंग एंड टू सोल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो कुछ सोल्व करते हैं, लर्न करते हैं वो, तो उन स्किल्स को इसमें यूज़ करते हैं। प्ले ऑल्सो सपोर्ट अर्ली मैथ स्किल्स सच एज spatial concepts, executive functioning skills play fundamental role for school readiness and academic success. सॉरी, राइट। तो ये जो है फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं इसमें स्कूल रेडीनेस के लिए भी बच्चे की, ठीक है। तो ये था हमारा संज्ञानात्मक विकास। इफ यू लाइक आवर कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल and for more updates related to BS special education, and soon we will start a series for the special education teacher and special educator as well. So see you in the next video. Till then, namaskar.